दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आंगनबाड़ी में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी में 53,000 पदों पर भर्ती के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। 2 दिन पहले ही मैंने आपको अपडेट दे दी थी कि उत्तर प्रदेश में 53,000 पदों पर भर्ती होना है। उस वीडियो पर मुझे बहुत सारे कमेंट मिले हैं। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि ये पद केवल गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए है। इसके अलावा कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म कैसे भरा जाएगा, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कब से ये भर्तियां शुरू होंगी। उन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। ये वीडियो मैंने काफी डिटेल से बनाया है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। उसके बाद भी दोस्तों, अगर कोई सवाल आपके मन में रह जाए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस सवाल का जवाब आपको दे सकूं। चले दोस्तों, चलते हैं शासनादेश की तरफ और जानते हैं पूरा डिटेल से, एक एक पॉइंट पूरे डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर शासनादेश की कॉपी दिख रही होगी। शासनादेश 29 जनवरी 2021 को पारित किया गया है। प्रेषक किया गया है एस राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश। निदेशक बाल विकास एवं पुष्टार उत्तर प्रदेश को बाल विकास एवं पुष्टार अनुभाग। नीचे की तरफ इन्होंने विषय दे दिया है सामयिक बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्माण। दोस्तों, यहाँ पर क्लियर हो गया है कि आपकी जो भर्तियां होना है वो 3 पदों पर होना है। एक है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, दूसरी है मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां और तीसरी है सहायिका। इन 3 पदों पर भर्तियां होना है। इसके अलावा नीचे की तरफ लिखा हुआ है महोदय महोदया समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर संविदा आधारित नियुक्ति के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अपक्रमित करते हुए एतद द्वारा सम्यक विचारोपरांत चयन प्रक्रिया निम्नवत प्रख्यापित की जाती है। नीचे की तरफ इन्होंने पूरी लिख दिया है, पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। दोस्तों देखिएगा, पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। नंबर 1 पे इन्होंने दे दी है शैक्षिक योग्यता। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी? आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व मिनी केंद्र की कार्यकर्त्रियों हेतु शैक्षिक योग्यता इन्होंने यहाँ पर दे दी है। न्यूनतम जो है इनके लिए हाई स्कूल रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर सहायिका हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 5 उत्तीर्ण रखी गई है। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और मिनी केंद्र की कार्यकर्त्रियों के लिए जो न्यूनतम योग्यता रखी गई है वो रखी गई है हाई स्कूल पास। इसके अलावा सहायिका पद के लिए आपकी यहाँ पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखी गई है 5वीं पास। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अगला जो पॉइंट दिया है बहुत ही क्लियर किया है। अगला जो है वो है आयु सीमा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है तथा अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 45 वर्ष। यानी 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के जितने भी लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आंगनबाड़ी सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद पर चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष रखी गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आंगनबाड़ी सहायिका जो पहले से हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उनकी जो अधिकतम आयु है वो है यहाँ पर 50 वर्ष। अगला जो पॉइंट है आयु के संबंध में, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्रियों के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र एवं सहायिका के लिए कक्षा 5 जैसी भी स्थिति हो का स्कूल से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। जो भी आपका प्रमाण पत्र होगा, जो भी आपका रिजल्ट होगा, जो भी आपकी सनद होगी वो यहाँ पर चल जाएगी। इसके अलावा 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनकी मानदेय सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जब ये 62 साल की हो जाएंगी तो इनको अपने आप ही सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, तीसरे नंबर पर है चयन हेतु पात्रता आहारता। नंबर इसमें दिया हुआ है फर्स्ट, सर्वप्रथम अपेक्षित आहारता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड में स्थित केंद्र की सहायिका जिनकी न्यूनतम आहारकारी सेवा 5 वर्ष की पूरी हो चुकी हो तथा हाई स्कूल उत्तीर्ण हो एवं उनकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो। सहायिका से कार्यकर्त्री के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो अथवा प्रचलित विद्यमान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जाए। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है जो आंगनबाड़ी में पहले से सहायिका पद पर कार्यरत हैं वो कार्यकर्त्री पद के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उनकी जो आयु है वो 50 वर्ष रखी गई है। इस तरीके से वो यहाँ पर कर सकती हैं 5 वर्ष पूरी कर चुकी हो। ये भी ध्यान रखना है कि 5 वर्ष सहायिका के पद पर रह चुकी
हो उसके बाद ही अप्लाई कर सकती हैं। अगला जो पॉइंट है वो है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका की नियुक्ति चयन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सदस्यों को प्रथम वरीयता देते हुए किया जाएगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। गरीबी रेखा हेतु आय का निर्धारण समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या यहाँ पर दी है, दिनांक 14/9/2015 के अनुसार होगा। समाज कल्याण विभाग के शासनादेश दिनांक 14/9/2015 में आय सीमा हेतु कट ऑफ निर्धारित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में रुपए रख दी गई है 46,080 तथा शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपए रखी गई है। तो यहाँ पर वार्षिक आय सीमा को बढ़ा दिया गया है। पहले वार्षिक आय सीमा कम थी, लेकिन अब जो है वो वार्षिक आय सीमा जो है उसको बढ़ा दिया गया है। अगला पॉइंट है सहायिका के उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा बाढ़ शहरी क्षेत्रों में की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा बाढ़ शहरी क्षेत्र की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली तलाकशुदा परित्यागता महिला। दोस्तों अगर किसी बाढ़ में या किसी गांव में सहायिका मौजूद हैं, हाई स्कूल पास हैं, तो उनको सबसे पहले कार्यकर्त्री पद के लिए अप्लाई करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वो नहीं है तो फिर दूसरे लोगों को दी जाएगी, लेकिन ध्यान रखा जाएगा कि उसी गांव के या फिर उसी वार्ड की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर ये जॉब निकलेंगे। इसके अलावा इन्होंने क्लियर किया है कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा जो महिलाएं विधवा हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, अगर वो उसी गांव की हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं या तलाकशुदा हैं या परित्यागता हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो एक कैटेगरी बना दी गई है। सबसे पहले ध्यान रखा जाएगा कि उन सहायिकाओं को लगाया जाए जिनके 5 साल पूरे हो चुके हैं और हाई स्कूल पास हैं और 50 साल उम्र से ज्यादा की नहीं है, उनको कार्यकर्त्री पद पर लगाया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां एवं सहायिकाओं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में वह उसी ग्राम सभा एवं शहर क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी हो। अगला है निवास एवं आय के संबंध में उप जिलाधिकारी तहसीलदार के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो आपको अपना आय प्रमाण पत्र किससे बनवाना है ये भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आपका निवास एवं आय प्रमाण पत्र जो है आपको उप जिलाधिकारी या तहसीलदार के स्तर से निर्गत कराना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्लियर किया गया है विधवा तलाकशुदा परित्यागता महिला के संबंध में नियमानुसार सक्षम स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्लियर किया गया है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला के उपलब्ध न होने की दशा में गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाली महिला के चयन किए जाने पर विचार किया जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट में बहुत दम है। मुझसे लगातार लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर गरीबी रेखा का है क्या ये केवल, तो यहाँ पर इस पॉइंट से क्लियर हो चुका है कि ये जो है केवल गरीबी रेखा का नहीं है। अगर गरीबी रेखा में कोई यहाँ पर महिला पूरी तरीके से अप्लाई करने लायक नहीं है तो गरीबी रेखा से ऊपर जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन वरीयता पहले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को ही दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यदि ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता तो संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्त श्रेणी बाद चयन किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों क्लियर किया गया आवेदन पत्रों की प्राप्ति तथा चयन की प्रक्रिया संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित कराई जाएगी। निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश द्वारा एनआईसी से केंद्रीकृत प्रारूप विकसित कराकर जनपद की एनआईसी को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे समरूपता बनी रहे एवं अभ्यर्थी को आवेदन भरने में सुगमता हो। विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरांत चयन प्रक्रिया 45 दिन में पूर्ण कर ली जाएगी। ज्यादा दिन आपको नहीं लगेंगे, केवल 1.5 महीने में आपकी भर्ती पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा 5वां पॉइंट है चयन समिति का गठन किस तरीके से होगा, यानी कि कंफ्यूजन रहता है कि इस बार भर्ती कौन करेगा, तो उसको लेकर भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका की भर्ती हेतु चयन के लिए शहरी ग्रामीण क्षेत्र हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत किया जाता है। नंबर 1 जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी स्तर का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। नंबर 2 पर जनपद का जिला कार्यक्रम अधिकारी जो सदस्य सचिव। नंबर 3 पर जनपद स्तरीय अनुसूचित जाति जनजाति का अच्छी ख्याति प्राप्त जिला स्तरीय अधिकारी जो सदस्य रहेगा। जनपद स्वस्तरीय अन्य पिछड़ी जाति का अच्छी ख्याति प्राप्त जिला स्तरीय अधिकारी जो सदस्य है। जनपद में तैनात समूह का अथवा खा
की महिला अधिकारी जो सदस्य रहेगी इस टीम में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर संबंधित परियोजना का बाल विकास परियोजना अधिकारी जो सदस्य प्रस्तुत करता रहेगा। इस तरीके से ये पूरी कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी के द्वारा ही यहाँ पर भर्ती की जाएगी, पूरा गठन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नीचे 6 नंबर पर दिया हुआ है कोरम। क्लियर किया गया है कि चयन समिति की बैठक में किन्हीं 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे, किंतु उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। जो सदस्य अनुपस्थित होगा उसका विवरण अंकित किया जाएगा। इसके अलावा मेरिट सूची किस तरीके से बनेगी उसके बारे में यहाँ से डिटेल से समझाया गया है। एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट सूची बनाई जाएगी। इसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक के अंकों पर विचार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी को हाई स्कूल परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 45/10 यानी 4.5 यानी कि 4.5 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 59% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 59/10 बराबर 5.9 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार ग्रेडिंग एवं CGPA पद्धति में प्राप्त अंकों की आगणित किए जाएंगे। इंटरमीडिएट एवं स्नातक के प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर भी उसी प्रकार अंक प्रदान किए जाएंगे। इससे अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा। समस्त परीक्षाओं के अंक जोड़ने के पश्चात मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दोस्तों सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। जो भी आपका हाई स्कूल में है परसेंटेज, जो भी आपका इंटर में है परसेंटेज, जो भी आपका ग्रेजुएशन में है परसेंटेज, सभी को 10-10 से भाग कर दीजिए। उसके बाद जो नंबर आपके आएंगे वही आपके नंबर होंगे। उसी के आधार पर आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो वरीयता अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक व आयु भी समान है तो अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। ये पॉइंट भी इन्होंने क्लियर कर दिया है। आरक्षण के मामले में दिया है नंबर 8 आरक्षण आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां व मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियों सहायिकाओं की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु समय समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण से संबंधित शासनादेश का अनुपालन किया जाएगा। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के चयन के संबंध में पूर्व में कई बार चयन की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन आरक्षित वर्गों की पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण चयन की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकी है। उनमें से अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के आरक्षित पद पर हेतु अधिकतम 2 बार विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जाएगी। और यदि आरक्षित वर्ग के संबंधित पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो संबंधित ग्राम सभा, न्याय पंचायत क्षेत्र से पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। इसके बाद भी यदि पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो पूरी परियोजना में आरक्षण की स्थिति का पुनः आकलन कर लिया जाए और इस केंद्र को अनारक्षित करते हुए आवश्यकता हो तो किसी अन्य रिक्त केंद्र को आरक्षण की श्रेणी में ले लिया जाए जिसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध हो। यदि परियोजना स्तर पर उपरोक्त कार्रवाई किए जाने के उपरांत भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा आरक्षण का आकलन कर लिया जाए और एक परियोजना में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उसकी प्रतिपूर्ति दूसरी परियोजना में रिक्त पदों पर आरक्षण करते हुए पूर्ण कर ली जाए। इन दोनों परिस्थितियों में जिलाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक एवं अनिवार्य होगा। क्लियर कर दिया गया है दोस्तों, सब कुछ क्लियर किया गया है कि आरक्षण वाले अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरे ग्राम सभा में, दूसरे क्षेत्र में जाकर उस आरक्षण को लागू किया जाए। नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है कि नियुक्ति 9 नंबर पे यहाँ पर दी है। चयन समिति द्वारा संस्तुत की गई चयन सूची पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाए। जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के नियुक्ति प्राधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे। तैनाती आदेश में स्वीकृत केंद्र के मूल स्थल का भी उल्लेख होना अनिवार्य होगा। अर्थात एक ग्राम सभा वार्ड में कई केंद्र सज्जित हों तो केंद्रों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के वरीयता क्रम में रखा जाएगा। क्लियर कर दिया कि नियुक्ति किस हिसाब से होगी, यहाँ पर इन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। इसके अलावा समायोजन का है, किस तरीके से समायोजन होगा। यदि किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका की शादी के पश्चात उसकी ससुराल के ग्राम सभा, न्याय पंचायत, वार्ड, शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका का पद रिक्त है
तो उसे भी उसके सापेक्ष समायोजित किया जाएगा। क्लियर कर दिया गया दोस्तों। अगर कोई ससुराल में रहता है तो उसको भी यहाँ पर समायोजन का फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा यदि कोई 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका परस्पर समायोजन की जा सकती हो तो इस संबंध में उनका प्रार्थना पत्र प्राप्त कर जिला अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए समायोजित किए जाने पर विचार किया जाएगा। उक्त स्थिति में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो। एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका के पद पर नहीं की जाएगी। क्लियर कर दिया गया है कि एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाएं नहीं रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों सेवा समाप्ति के बारे में लिखा गया है कि सेवा समाप्त कब होगी। यदि वर्तमान में कार्यरत कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्री एवं सहायिका लाभ के पद जैसे ग्राम प्रधान, उप प्रधान, ग्राम सभा सदस्य, क्षेत्र समिति सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका सदस्य एवं सभासद, पार्षद तथा मेयर आदि पर निर्वाचित हो जाती है तो उसका उक्त मानदेय सेवा निर्वाचित घोषित होने के बाद तथा शपथ लेने की तिथि से स्वतः समाप्त समझी जाएगी। इसके लिए अलग से नोटिस दिए जाने की बाध्यता आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर कर दिया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो, चाहे मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो, चाहे सहायिका हो, अगर वो कोई चुनाव लड़ती है और वो जीत जाती है और उस पद पर वो शपथ ग्रहण कर लेती है तो यहाँ पर उसकी सेवा को समाप्त माना जाएगा। यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका चयन के बाद मूल निवास से संबंधित अपना गांव छोड़ देती है या किसी अन्य गांव में निवास करने लगती है या शादी होने की स्थिति में अन्यत्र रहने लगती है तो ऐसी स्थिति में मानदेय सेवा काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो है निदेशक बाल विकास एवं पुष्टार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के पदों पर चयन हेतु जनपदवार रिक्तियों की सूचना जनपदों को प्रेषित की जाएगी। बहुत ही जल्दी ये सूचना भेज दी जाएगी। कृपया इस शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा इस शासनादेश के निर्गत होने के पश्चात यदि पूर्व में कोई चयन की कार्रवाई जनपद में प्रारंभ की गई हो तो उसे निरस्त कर दिया जाए। समस्त जिलाधिकारी गण से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कुशल नेतृत्व एवं प्रभाव नियंत्रण में उक्त कार्रवाई को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ संपादित कराएंगे। एस राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव। दोस्तों नीचे की तरफ सभी के नाम लिखे गए जिसको ये प्रति भेजी गई है। इस तरीके से ये पूरा शासनादेश दिया हुआ है। इस शासनादेश की कॉपी आप हमारे फेसबुक पेज से ले सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप फेसबुक के सर्च बॉक्स में जाकर वहां पर टाइप कर सकते हैं हाउ टू सीखे। उसके बाद आपको हमारा फेसबुक पेज मिल जाएगा। वहां पर मैं इस शासनादेश की सभी कॉपियों को शेयर कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो फॉर्म होगा वो किस तरीके का होगा। इन्होंने फॉर्म के बारे में जानकारी दे दी है। जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म आपको भरना कैसे है। यहाँ पर आपको नया फोटो लगाना, पासपोर्ट साइज का। यहाँ पर आपको अपने साइन करना है, सिग्नेचर करना है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप इस तरीके का है। पूरा बाल विकास परियोजना, कौन सी परियोजना में आप यहाँ पर भर रहे हैं फॉर्म वो लिखना है। यहाँ पर नाम लिख देना परियोजना का। उसके बाद यहाँ पर लिख देना अपना जनपद का नाम, पद का नाम, आप कौन से पद पर अप्लाई कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है या सहायिका है, जो भी आप जिस पद पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पद का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा आपके रिक्त केंद्र का नाम, आपका कौन सा केंद्र खाली है, कहां पर आप चाहते हैं ज्वाइनिंग, उसका यहाँ पर नाम आपको लिखना होगा। इसके अलावा ग्राम सभा वार्ड का नाम आपको देना है। यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ पर देना है। आपको वार्ड नंबर देना है। उसके अलावा आवेदिका का नाम यानी कि आपका नाम, आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, परित्यागता हैं, इनमें से कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद आपके पति का नाम, यहाँ पर पति का नाम भर जाएगा। यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पिता का नाम डाल दीजिए। उसके बाद इस वाले कॉलम में आपकी माता का नाम, आवेदिका का मोबाइल नंबर इस वाले कॉलम में भर जाएगा। मोबाइल नंबर भरने के बाद 5वें नंबर पर आपको देना है आपकी श्रेणी, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, पिछड़ी जाति के हैं या सामान्य वर्ग के, जो भी हैं आप इस वाले खाने में भर देंगे। उसके अलावा नंबर 6 पे है विधवा, तलाकशुदा, परित्यागता, प्रमाण पत्र जारीकर्ता का पदनाम यानी कि आपका ये जो प्रमाण पत्र है किसने जारी किया है यहाँ पर आपको भर देना है। और तारीख क्या है जारी करने की, वो तारीख आपको यहाँ पर भर देना है। इसके अलावा दोस्तों नंबर 7 पर यहाँ पर दिया हुआ है आपका विकलांगता प्रमाण पत्र जारीकर्ता का पदनाम। किसने आपको, विकलांग अगर आप हैं तो वो किसने आपको जारी किया है उसका नाम देना है। आपका प्रमाण पत्र का क्रमांक यानी नंबर क्या है, दिनांक क्या है और प्रतिशत कितना है, आपकी विकलांगता का प्रतिशत कितना है उसके बारे में यहाँ पर भर देना है। नंबर 8 पर यदि आवेदिका सहायिका के पद पर कार्यरत है, ये उन लोगों के लिए कॉलम है जो पहले से आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के पद पर कार्यरत हैं, तो उसका विवरण, योगदान का दिनांक यानी कि आप कब से जॉब कर रहे हैं यहाँ पर लिख देंगे।
केंद्र का नाम, आपके केंद्र का नाम है, किस केंद्र पर आप यहाँ पर सहायिका के पद पर कार्यरत है वो लिखना है। ग्राम सभा वार्ड का नाम लिखना है। नियुक्ति आदेशों की छाया प्रति आपको लगाना है। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, जब आपको नियुक्ति मिली होगी सहायिका पद की, तो आपको एक डॉक्यूमेंट्स मिला होगा जिसे बोलते हैं नियुक्ति आदेश, वो आपको यहाँ पर लगा देना है। नंबर 9 पर आपको दिख रहा होगा स्थायी पता आपको भरना है, जिसमें सबसे पहले आपको मकान नंबर भरना है, उसके बाद ग्राम मोहल्ला भरना है, उसके बाद पोस्ट भरना है और उसके बाद जनपद भर देना है। बहुत सरल फॉर्म है, आराम से आप भर लेंगे। नंबर 10 पर निवास प्रमाण पत्र जारीकर्ता का पदनाम, यानी कि आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र किसने जारी किया उस अधिकारी का नाम, और क्रमांक यानी कि नंबर और दिनांक इस तरीके से। और जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी आपको यहाँ पर देना है, आपके जारीकर्ता का नाम, जाति प्रमाण पत्र आपका किसने बनाया, उसका नंबर क्या है, उसकी तारीख क्या है, पूरा यहाँ पर लिख देना है। इसी तरीके से दोस्तों आय प्रमाण पत्र के बारे में भी देना है, क्रमांक आपको देना है, दिनांक देना है, आपकी वार्षिक आय कितनी है यहाँ पर दे देना है। इसके अलावा दोस्तों 13 नंबर पे दिया हुआ है जन्म तिथि के बारे में, आपको अपनी जन्म तिथि लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको तारीख लिखना है, उसके बाद महीना, उसके बाद ईयर, उसके बाद शब्दों में भी लिख देना है, अपनी हिंदी में भी यहाँ पर लिख देंगे आपकी जन्म तिथि क्या है। उसके बाद 14 नंबर पे बहुत महत्वपूर्ण कॉलम है आधार नंबर का, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। नंबर 15 पे दिनांक 1 जनवरी 2021 को आवेदिका की आयु वर्ष, तो ध्यान रखिएगा आपकी जो आयु की गणना होगी वो होगी जनवरी 2021 को आवेदिका की आयु। वर्ष में लिखना है, यहाँ पर माह लिखना है और दिन लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि सर हम अप्लाई कर सकते हैं, हमारी आयु इतनी है, तो आयु की गणना जो है जनवरी 2021 के हिसाब से की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे की तरफ फॉर्म के बारे में दिया हुआ है किस तरीके से आपको शैक्षिक योग्यता भरना है। यहाँ पर केवल कक्षा 5, कक्षा 8, हाई स्कूल, इंटर और स्नातक के हिसाब से अपनी अर्हता भरना है। विद्यालय का नाम इस कॉलम में डाल देना है, बोर्ड का नाम डाल देना है, उत्तीर्ण वर्ष आप कब पास हुए थे, पूर्णांक कितना था, कितने में से कितने नंबर आए थे यहाँ पर डाल देना है, श्रेणी, ग्रेड, CGPA आप यहाँ पर डाल देंगे, और प्राप्तांक प्रतिशत कितना है आपका, कितने % आपने पाए हैं यहाँ पर आपको दे देना है। इस तरीके से यहाँ पर अगला जो आपको दिख रहा होगा घोषणा दी है, घोषणा के बारे में आपको देना है। मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि मैंने उक्त पद से संबंधित प्रकाशित विज्ञप्ति को ध्यान पूर्वक पढ़ा है तथा चयन से संबंधित सभी शर्त मुझे मान्य है। आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचना व आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी अभिलेख सत्य एवं सही हैं। भविष्य में यदि कोई तथ्य फर्जी, असत्य पाए जाते हैं या छिपाया गया पाया जाता है तो आवेदिका का अभ्यर्थन नियुक्ति निरस्त कर समुचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि आप अपनी घोषणा देंगे कि ये जो आप जानकारी दे रहे हैं पूरी तरीके से सत्य है, और इसके साथ आप जो जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उन सभी के नाम यहाँ पर दे देंगे, जैसे आपके आधार कार्ड, जैसा आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जैसा आपका जाति प्रमाण पत्र, जैसे आपका विधवा का सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका यहाँ पर विकलांगता का सर्टिफिकेट, जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं तो सभी सर्टिफिकेट्स के नाम यहाँ पर लगा देंगे जो आप इसके साथ में अटैच कर रहे हैं, सभी के यहाँ पर आपको लगाना है। नीचे की तरफ एक नोट दे दिया, आवेदन पत्र के समस्त कॉलम भरे होने चाहिए तथा उल्लिखित सभी संलग्न आवेदिका द्वारा स्वतः प्रमाणित कर संलग्न किया जाए। आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर न होने अथवा अधूरा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ऐसा आवेदन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। प्राप्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियों के मिलान के पश्चात आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी प्राप्ति रसीद आवेदिका को प्राप्त कराई जाएगी। प्राप्ति रसीद की मूल प्रति आवेदिका द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी तथा भविष्य में किए जाने वाले पत्र व्यवहार में उसका उल्लेख किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इतना सब बताने के बाद भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन रह गया हो, आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस कमेंट का जवाब आपको दे सकूं और आपका कंफ्यूजन दूर कर सकूं। मैंने कोशिश की कि आपको सभी डिटेल से जानकारी दे पाऊं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन पूरी डिटेल जानकारी मैंने आपको दे दी है। जैसे इन भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, विज्ञप्ति जारी की जाएगी, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा सकूं। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइए आप लोग कौन से पदों पर अप्लाई करने वाले हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां या फिर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां या फिर सहायिका, किन पदों पर आप अप्लाई करने वाले हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आके उस पद का नाम जरूर लिखेगा और आगे लिखेगा यूपी आंगनबाड़ी भर्ती, जिससे कि आगे मुझे अपडेट देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के
के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको ही दबाइए ताकि इस तरह का हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।